कुम्हार था। वीडियो अच्छी अपनी लगी तो बहन की लाइक शादी करें, सब्सक्राइब करवाने करें। के लिए उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। एक दिन अरे ओ अतुल, कितने महीने हो गए हैं तुमने हमसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए भी नहीं लौटाया है तुमने। क्यों भाई, क्या विचार है तुम्हारा? फूलचंद सेठ, आप घर पर क्यों आ गए? मैंने आपको परसों ही तो कहा था कि मैं आपके सारे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत तो दीजिए। अरे और कितनी मोहलत? तुम रोज यही कहते हो, आज देता हूँ कल देता हूँ। मुझे अब जल्दी से जल्दी अपने पैसे चाहिए। तभी वहाँ बनिया आता है। अच्छा हुआ अतुल, तुम यहीं मिल गए। अरे बहन की शादी में इतना सारा सामान लेकर गए थे, उसका पैसा कौन देगा? बनिया जी, मैं आपके भी पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। अरे ये तो बस मोहलत मांगता रहता है, पैसा देने का नाम नहीं लेता। अतुल, कह देता हूँ 2 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बनिया और फूलचंद अतुल को धमकी देकर चले जाते हैं घर में। बेटा, अब क्या करोगे? कैसे चुकाओगे इन लोगों के पैसे? समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ? कुछ और लोगों से पैसे मांग कर देखता हूँ, अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो। अरे, एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदते रहोगे तो ये बढ़ता ही रहेगा। जानता हूँ माँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इतना ज्यादा कर्ज है कि सालों काम करूँ तब भी नहीं चुका पाऊंगा। तो अब क्या करेगा बेटा? देखता हूँ माँ। अतुल पैसे जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। 2 दिनों के बाद फिर से बनिया और फूलचंद फिर से अतुल के घर आकर तमाशा करते हैं। पूरा गांव जमा हो जाता है। उस दिन के बाद से अतुल का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अतुल अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए रात को घर से निकलता है। वो दूसरे गांव अपने दोस्त के घर पहुंचता है। रमेश, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दीदी की शादी के लिए जो कर्जा लिया था वो चुका नहीं पा रहा हूँ। कर्जदार रोज आकर घर के बाहर तमाशा करते हैं। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे, कुछ दिन पहले आते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मैंने अभी एक जमीन खरीद ली है, उसी में सारे पैसे डाल दिए हैं। ऐसा मत कहो दोस्त, मैं बहुत आस लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। दिन में घर से बाहर निकल नहीं सकता, इसीलिए रात में आया हूँ। अब अगर तुम भी मना कर दोगे तो मैं किससे मदद मांगूंगा? रमेश अतुल की मदद नहीं कर पाता है और अतुल मायूस होकर उसके घर से चला जाता है। अतुल अपने गांव वापस आते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। अब मैं क्या करूं? पैसों का तो कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा है। अब घर जाकर सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर कर्ज नहीं लौटाया तो फूलचंद और बनिया मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक काम करता हूं, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं ऐसी जंगल में रहूंगा। उस दिन से अतुल जंगल में ही रहने लगता है। एक दिन अतुल को एक चीख सुनाई देती है। अतुल जाकर देखता है तो वहाँ एक साधु बाबा दर्द से कर्रा रहे थे। अतुल देखता है कि उन्हें एक सांप ने काटा था। रुकिए बाबा, मैं अभी करता हूँ। फिर अतुल एक कपड़ा साधु बाबा के घाव पर बांध देता है। फिर जंगल में जड़ी बूटी ढूंढकर उसका लेप उस घाव पर लगा देता है। सांप के जहर का असर कम हो जाता है और साधु बाबा ठीक हो जाते हैं। फिर क्या हुआ बेटा, बहुत पीड़ा में नजर आ रहे हो? क्या कहूँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। बड़ी बहन की शादी के लिए लोगों से कर्जा लिया था। अब वो कर्जा लौटा नहीं पा रहा हूँ तो कर्जदार रोज रोज घर पर आकर पैसों की मांग करते हैं। अपने एक दोस्त से मदद मांगने गया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब यहाँ जंगल में रह रहा हूँ। घर वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये बात है। किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता पुत्र। तुम्हारे मुखमंडल को देखकर लग रहा है कि जल्दी ही तुम्हारी सभी समस्याओं से
तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या पता, मैंने तो अब उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा मत कहो पुत्र, मेरी बात पर विश्वास करो। साधु बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। अतुल वहीं एक गुफा में बैठ जाता है। रात को उसे बाहर किसी के कुछ बात करने की आवाज आती है। अतुल छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। वो लोग चले जाते हैं। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी करके बाहर जाना होगा। इस बात की जानकारी मुझे महाराज को देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कर्जदार मुझे पकड़ लेंगे। क्या करूं? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो महाराज को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। कुछ सोचकर अतुल गुफा के बाहर निकलता है। अगले सुबह वो महाराज से भेंट करने छुपते छुपते हुआ जाने लगता है। तभी फूलचंद और बनिया उसे पकड़ लेते हैं। कितने दिनों तक छुपा बैठा था, अच्छा हुआ मिल गया। बनिया चलो, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। आज ये मिला है, अगर आज भाग गया तो वापस नहीं मिलेगा। रुकिए रुकिए, अभी मुझे महाराज से भेंट करना बहुत जरूरी है। मैं अगर महाराज से नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तू क्या हमें महाराज के पास लेकर जाएगा? महाराज के पास तुम्हारी शिकायत तो हम करेंगे। अब महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। चलिए फूलचंद सेठ। दोनों अतुल को महाराज की राजसभा में लेकर जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारा न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ? क्या समस्या है आपकी फूलचंद जी? महाराज, इस अतुल ने महीनों पहले अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे कर्जा मांगा था, लेकिन इतने महीनों के बाद भी इसने एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाई है। ऊपर से इतने दिनों से ये कहीं भाग गया था, आज पकड़ में आया है। हाँ महाराज, ये अपनी बहन की शादी के लिए सारा सामान मेरी दुकान से उधार ले गया था, लेकिन मजाल है कि पैसे लौटाए। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। अतुल, क्या ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, ये सच बोल रहे हैं। मैंने इनसे कर्जा लिया है, लेकिन क्या करूं, मैं गरीब कुम्हार हूं। पहले की तरह अब काम नहीं मिलता, इस वजह से पैसे भी नहीं मिलते। जैसे तैसे 2 समय की रोटी जुटा पाता हूं, तो कर्जा कैसे लौटाऊंगा? इसीलिए मैं छुपा हुआ था। तुम ये मान्य करते हो कि तुमने इनके पैसे नहीं लौटाए हैं, तो अब तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। अवश्य महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात अभी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कृपया कर महाराज, मेरे साथ एकांत में चलिए। मैं ये बात सबके सामने नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, परंतु यदि तुम्हारी बात महत्वपूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा दंड बढ़ जाएगा। महाराज अतुल को अपने कक्ष में ले जाते हैं। तब महाराज, मैं कर्जदारों से बचने के लिए जंगल में एक गुफा में रह रहा था। उस रात मैंने गुफा के बाहर 2 लोगों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना क्या करना है? ये कार्य हो जाना चाहिए। यदि शीघ्र ये कार्य नहीं हुआ तो तुम इस राजमहल से बाहर जाओगे, समझ गए? मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका दिया हुआ कार्य आज हो जाएगा। ये लो, ये विष सबसे जहरीले नाग से निकाला गया है। इसे महाराज के भोजन में मिलाकर उन्हें खिला देना। एक ही निवाले में महाराज की मृत्यु निश्चित है। ये कार्य अति सावधानी के साथ होना चाहिए। यदि किसी को ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वयं ध्यान रखूंगा। अब चलो, धनवान बनने का अवसर प्राप्त कर लो। ये सब बातें सुनी है महाराज। कोई आपके खाने में विष मिलाकर आपको मारना चाहता है। मुझे ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी लगा, इसीलिए मैं कर्जदारों का गुस्सा सहन कर यहाँ आ गया। परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? महाराज, मुझे असत्य बोलकर क्या फायदा होगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी प्रधान जी को बुलाकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करने को कहता हूँ। महाराज, आप जो भी करेंगे उचित ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो लोग आपके राजमहल या आपके आसपास के ही हों। हाँ, ये भी हो सकता है। तुमने उस दिन देखा था कि वो व्यक्ति कौन थे? तुम्हें कुछ याद भी है? उनके कपड़े कैसे थे या उनकी कोई विशेष बात?
नहीं महाराज, रात का समय था और बहुत अंधेरा था। मैं गुफा के अंदर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन थे? क्या तुम उनकी आवाज पहचान सकोगे? जी महाराज, जरूर, मुझे उनकी आवाज याद है। ठीक है, तुम यहीं मेरे कक्ष में छुप जाओ। मैं एक एक करके राज्य के मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। तुम उनकी आवाज पहचान कर मुझे इशारा कर देना। फिर महाराज एक एक करके मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे कुछ बात करता है। सब रसोइया भी आकर महाराज से आकर मिलते हैं। जब प्रधान और मुख्य रसोइया महाराज को मिलते हैं, तब अतुल छुपके से उन्हें इशारा कर देता है। फिर महाराज प्रधान और मुख्य रसोइये को बुलाकर, प्रधान जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप मेरी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। इस मुख्य रसोइये के साथ मिलकर आपने मेरे भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं आपकी मृत्यु की योजना क्यों बनाऊंगा? आपका इसमें कोई लाभ होगा, इसीलिए आप सत्य बताइए, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं सब सत्य बताता हूँ। महाराज, मैं आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। आप अकेले हैं, आपका ना तो कोई पुत्र है ना परिवार। मैंने कई सालों से राजा बनने की लालसा पाली हुई थी और आपकी मृत्यु की योजना भी बना रहा था, परंतु आप हर बार बच जाते थे। इसीलिए मैंने इस बार आपके भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। मुझे क्षमा करें महाराज। प्रधान की बात सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और आपको क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। इतना बड़ा अपराध किया है आपने और क्षमा मांग रहे हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन दोनों अपराधियों को। प्रधान और रसोइयों को बंदी बना लेते हैं। महाराज अतुल को बहुत सारा धन देते हैं और उसका कर्जा उतारने को कहते हैं। अतुल, तुमने अपनी सूझबूझ से मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे अंग रक्षक के रूप में काम करो। तुम सदा मेरे साथ रहोगे तो मेरे प्राणों को कोई संकट नहीं होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। अतुल महाराज का अंग रक्षक बना जाता है। महाराज के दिए हुए धन से वो अपना सारा कर्जा उतार देता है। साधु बाबा की सच हो जाती है। अतुल की किस्मत रंग दिखाती है और उसका जीवन बदल जाता है। परीलोक की रानी अपने दासियों के साथ बात कर रही थी। दासियों, परीलोक में रह रहकर अब मुझे बहुत नीरस लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज हम कहीं दूसरे लोक में घूमने जाएं, जहाँ हमें कोई पहचानता ना हो। परी रानी, परंतु ऐसा कौन सा लोक हो सकता है? ऐसा एक लोक है दासी लतिका, पृथ्वी लोक। हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे और वहाँ जाकर मजे करेंगे। परंतु परी रानी, अभी तो रात हो गई है, हमारा जाना क्या सुरक्षित होगा? मौन रहो दासी यामिनी, हम परियां हैं और मैं इस स्वर्ग परी लोक की रानी हूँ, जिसके पास अपार शक्तियाँ हैं। मुझे किसी से कोई भय नहीं है। तुम चलने की तैयारी करो। परी रानी की आज्ञा मानते हुए दासी लतिका, दासी यामिनी और कुछ दासियां परी रानी के साथ पृथ्वी लोक पर आने के लिए निकलती हैं। सभी आसमान में विहार करते हुए पृथ्वी पर आकर रुकती हैं। उन्हें गन्ने का एक हरा भरा खेत दिखाई देता है। सभी उस खेत में आकर रुकती हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी और मीठी सुगंध आ रही है। ये सुगंध किस वस्तु की है लतिका? परी रानी, हम जहाँ खड़े हैं वहीं से ये सुगंध आ रही है। ये गन्ने की सुगंध है। पृथ्वी पर इस गन्ने से शक्कर और फिर शक्कर से मिष्ठान बनाए जाते हैं। अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ गन्ने तोड़ कर ले आओ। मैं खाकर देखना चाहती हूँ कि वास्तव में ये गन्ने कितने स्वादिष्ट होते हैं। लतिका और यामिनी कुछ गन्ने तोड़कर परी रानी के पास रखती है। परी रानी गन्ने खाने लगती है। उसे गन्ने का स्वाद इतना पसंद आता है कि वो बहुत सारे गन्ने खा लेती है। फिर बस चलो, मेरा तो पेट भर गया। अब हम कल फिर से आएंगे यहाँ गन्ने खाने। सभी फिर से परीलोक में चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन चलता रहता है। गन्ने के खेत के मालिक रामू जब गन्ने को पानी देने आता है, तब वो देखता है
कि कुछ गन्ने तोड़े हुए हैं। फिर वो अपने दोस्त से बात करता है। अरे हरिया, 2 दिन से कोई आकर गन्ने तोड़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैंने भी सुना है रामू कि कुछ लोग गन्ने की चोरी करके उन्हें 2 गुने दाम में बेच रहे हैं। तुम्हें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। एक तो तुम्हारा खेत इतना बड़ा है कि तुम अकेले उस पर ध्यान नहीं दे सकते। तो अब क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर सकते हो, तुम अपने खेत के चारों बाजू में कांच के टुकड़े या कीलें डाल दो। जैसे ही कोई गन्ना चोरी करने आएगा, कील उसके पैर में चुभने लगेगी और वो वापस चला जाएगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर ऐसा करना ठीक होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को दर्द हो। तो फिर होने दो चोरी। जब पूरा खेत उखड़ जाएगा तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ। हरिया की बात पर रामू सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वो खेत की चारों तरफ कील बिछा देता है, जिससे कि चोरी ना हो। रात को फिर से परी रानी और उनकी दासियां को साथ ले आती है। हाँ, क्या खुशबू है इन गन्नों की। वाह, मुझे तो लगता है कि कुछ गन्ने तोड़कर हम अपने परी लोक में ले जाएं। परंतु परी रानी, हमारे परी लोक का तो नियम है ना कि हम किसी दूसरे लोक से वहाँ कुछ नहीं ले सकते। हाँ हाँ, जानती हूँ। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो, अभी तो ये गन्ने खा लेती हूँ। परी रानी फिर से दासियों को गन्ने तोड़ने को कहती है। इधर सुबह जब रामू खेत में आता है, तब वो सोचता है कि आज तो गन्ने की चोरी नहीं हुई होगी। लेकिन जब वो आकर देखता है खेत के एक हिस्से में गन्ने गायब हो गए हैं, तब वो भागकर हरिया के पास आता है और सर पर हाथ धरे बैठ जाता है। अरे क्या हुआ रामू भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं हरिया, कल तुमने जैसा कहा था ठीक वैसे ही मैंने खेत के चारों ओर कील बिछा दी थी। लेकिन जब मैं अपने खेत में गया तब मैंने देखा कि खेत के एक हिस्से से गन्ने गायब हो गए हैं। क्या? भला ऐसी चोरी कौन कर सकता है जो खेत के अंदर भी ना आए और गन्ने चुरा कर ले गया? ये तो अजीब बात हो गई। दोनों सोच में पड़ गए थे कि आखिर चोरी हो कैसे सकती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि परियां आसमान से उड़ती हुई सीधे खेत के अंदर आ गई थी, इसलिए उन्हें कील चुभने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर एक दिन, दासियों, मेरा गन्ने खाने का बहुत मन हो रहा है। चलो, हम अभी पृथ्वी लोक पर चलते हैं। अरे तू परी रानी, अभी तो सुबह है, हमें किसी ने देख लिया तो तुम दोनों किस लिए हो? तुम और बाकी दासियां खेत के बाहर रहकर पहरा देना। अगर कोई आता हुआ दिखे तो तुरंत मुझे खबर कर देना। परंतु परी रानी, अब कोई किंतु परंतु नहीं। चलो, जाने की तैयारी करो, मुझे भी थोड़ा श्रृंगार करना है। दासी यामिनी और दासी लतिका परी रानी के कक्ष से बाहर आती है। लतिका, मुझे परी रानी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम कितने दिनों से रोज उस खेत में जा रहे हैं। परी रानी तो रोज हमें गन्ने तोड़ के लाने को कहती है और खुद खा लेती है। हमें तो आज तक उस गन्ने का स्वाद कैसा है ये भी नहीं पता। और उस किसान के बारे में भी तो सोचो, उसका कितना नुकसान होता होगा ऐसे गन्ने की चोरी हो गई तो। तुम्हारी बात तो सही है यामिनी, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम तो साधारण दासियां हैं। परी रानी के साथ शत्रुता करना हमारी क्षमता के बाहर है। हम साधारण दासियां नहीं है लतिका। क्या तुम नहीं जानती कि परी रानी ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए हमारी शक्तियाँ सीमित की है? उन्हें भय था यदि हम में भी उनकी जितनी शक्ति होती तो हम उनकी जगह पर हम रानी बना बन जाए, इसलिए उन्होंने हमारी शक्तियों को सीमित कर दिया है। सब जानती हूँ यामिनी, परंतु हम कुछ नहीं कर सकते। देखना लतिका, मेरा हृदय कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस दिन कोई आकर परी रानी के कमंड को चूर चूर करेगा और हमें इस पीड़ा से मुक्त करेगा। वो सब तो जब होगा तब होगा यामिनी, अब चलो, अन्यथा रानी परी और क्रोध करेंगी हम पर। सभी दासियां परी रानी के साथ रामू के खेत में आती हैं। परी रानी दासियों को खेत के आसपास नजर रखने को कहती है। यामिनी भी एक पेड़ पर बैठकर नजर रख रही थी कि तभी उसके कान पर रामू की आवाज आती है। क्या कहूँ हरिया,
ये गन्ने की चोरी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक लगभग आधे गन्ने उस चोर ने चुरा लिए हैं। तुमने जो उपाय कहा था वो भी कर लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि चोर किस रास्ते से आकर गन्ने चुरा कर ले जाता है। मेरा तो बहुत भारी नुकसान हो गया भाई। हाँ भाई रामू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। दुख गन्ने की चोरी का नहीं है हरिया। तुम तो जानते हो कि गांव में कोई भी मुझसे गन्ने या दूसरा कोई भी अनाज मांगने आता है तो मैं खुशी खुशी दे देता हूँ। लेकिन इस गन्ने से मुझे बहुत आस थी। इस बार इतनी अच्छी फसल हुई थी, मैंने सोच लिया था पिताजी की आंखों का और माँ के घुटनों का ऑपरेशन करके उन दोनों को उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन अब फसल ही नहीं रही तो क्या बेचूंगा और क्या कमाऊंगा। दुखी मत हो रामू, भगवान सब देख रहा है। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की बात सुनकर यामिनी को बहुत दुख होता है। रामू दिल का कितना अच्छा है ये भी उसे पता चलता है। जब सभी परियां परी लोग वापस चली जाती है तब परी रानी, मुझे आपसे बात करनी है। उस खेत के मालिक रामू को आज मैंने बात करते हुए सुना। वो बहुत परेशान है परी रानी। आप उसकी गन्ने खा रही है, इस कारण से वो बहुत पीड़ा में है। उसकी फसल आधी हो गई है। अब उसे बेचकर वो अपने माता पिता का इलाज नहीं कर सकता। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि चोरी कौन कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है परी रानी कि आप आज से वहाँ न जाएं। तुम कौन होती हो मुझे ये सब कहने वाली? तुम एक साधारण दासी होकर मुझसे प्रलाप कर रही हो। उस एक मनुष्य के लिए अपने समस्त लोक के स्वामिनी के साथ विवाद कर रही हो। चली जाओ मेरी दृष्टि के सामने से। यामिनी परी लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर आती है और रामू से आकर मिलती है। यामिनी उसे परी रानी के विषय में सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये सब हो रहा था मेरे खेत में, इसीलिए मेरे चारों तरफ कील बिछाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं खुद आपकी रानी परी से बात करता हूँ। नहीं, तुम उनसे बात मत करो। वो बहुत जिद्दी और घमंडी है। उन्हें कोई समझाए ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें ये सब सत्य बता दिया है तब वो मुझे भी दंडित करेंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सदा यही इस पृथ्वी लोक पर ही रहूँ। रामू, मैंने उस दिन जब तुम्हारी बातें सुनी थी तभी मैंने विचार कर लिया था कि मुझे अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत करना है। ऐसा पुरुष जो अपने माता पिता के बारे में इतना प्रेम भाव रखता है, उससे विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। तुम और मुझसे शादी करोगी? तुम कितनी सुंदर परी हो और मैं किसान हूँ। हम दोनों का मेल कैसे हो सकता है? मैं अपनी सारी शक्तियाँ छोड़कर सामान्य मनुष्य बन जाऊंगी और फिर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ परी रानी बाकी दासियों के साथ प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो और ये क्या विवाह की रट लगा रखी है तुमने? एक परी किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हें विवाह करने की अनुमति नहीं देती। चलो यहाँ से। परी रानी यामिनी को अपने हाथ से खींचते हुए ले जाती है। यामिनी के व्यवहार को देखकर परी रानी इतनी क्रोधित हो जाती है कि वो रामू के गांव को श्राप देती है कि उनके गांव के सारे खेत सूख जाएं और धरती बंजर हो जाए। इधर परी रानी के श्राप से एकाएक सारी जमीन बंजर हो जाती है। फल और फूल तक मुरझा जाते हैं। ये सब देखकर रामू समझ जाता है कि ये जरूर परी रानी ने क्रोध में आकर किया है। रामू जा रहा होता है कि तभी उसे एक तपस्वी मिलते हैं। फिर प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, तुम्हारे पूरे गांव की जमीन बंजर कैसे हो गई? रामू तपस्वी को परी रानी की सारी करतूत बता देता है। फिर बाबा, मैं उस परी रानी को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने मेरे गांव वालों को बेवजह परेशानी में डाला है और वो परी लोक में दासी परियों के साथ भी गलत व्यवहार करती है। अब समय आ गया है कि उनके घमंड को चूर किया जाए। बाबा, आप मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं परी लोक में जाकर वापस आ सकूं। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस वरदान का प्रभाव केवल 3 दिनों तक रहेगा। यदि इन 3 दिनों में तुम परी लोक से धरती पर वापस नहीं आए तो तुम सदा के लिए उस परी लोक में कैद हो जाओगे। तपस्वी से वरदान प्राप्त करके रामू परी लोक में पहुंच जाता है। वहाँ उसे दासी लतिका मिलती है।
जो उसे बताती है कि यामिनी को परी रानी ने बंदी बनाकर कारागार में रखा है। फिर वो छुपते छुपते रामू को यामिनी के पास लेकर जाती है। तुम यहाँ कैसे आ गए? पृथ्वी का कोई मनुष्य परीलोक में नहीं आ सकता। रामू यामिनी को तपस्वी जी के वरदान के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो यामिनी, अब मैं उस परी रानी को सबक सिखाकर ही धरती पर लौटूंगा, और वो भी तुम्हारे साथ। परंतु ये इतना सरल नहीं है। हाँ, परी रानी ने हम सब दासियों की शक्तियाँ सीमित करके अपनी शक्ति बढ़ाई है। हम दोनों जैसे और कई परियां इस परीलोक में रहती हैं, जो परी रानी के अन्याय से पीड़ित है, परंतु उसकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति काम नहीं करती। परी रानी ने सबकी शक्तियाँ एक अंगूठी में कैद करके रखी है और उस अंगूठी को एक जादुई बक्से में रखा है। सुना है कि वो बक्सा पल पल में अपनी जगह बदलता है, कोई उस बक्से को छू ना पाए। इस कारण से परी रानी ने ऐसी योजना बनाई है। अच्छा, तो मुझे उस बक्से तक पहुंचना होगा और उस बक्से से अंगूठी निकालकर उसे नष्ट करना होगा। हाँ, जैसे ही वो अंगूठी नष्ट हो जाएगी, हम सबकी शक्तियाँ हमें वापस मिल जाएंगी और परी रानी की शक्तियाँ सीमित हो जाएंगी। लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? उस बक्से को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मैं उसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रयास तो अवश्य कर सकता हूँ। परी यामिनी अगर मेरे लिए अपनी सारी शक्तियाँ छोड़कर एक सामान्य मनुष्य बनने के लिए तैयार हो सकती है, तो मैं उनके लिए और आप सभी परियों की आजादी के लिए एक बार प्रयत्न जरूर कर सकता हूँ। परंतु तुम्हें बहुत सजग होकर ये काम करना होगा। परी रानी को जरा भी जानकारी प्राप्त हुई कि तुम यहाँ आए हो, तो वो तुम्हें यहाँ कैद करके रखेंगी। रामू भैया, वो जादुई बक्सा एक तहखाने में रखा है, जहाँ तक जाने का मार्ग हमें किसी को नहीं पता। वो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। हाँ, मैं निकलता हूँ। तपस्वी जी ने मुझे वरदान केवल 3 दिनों के लिए दिया है। इतने समय में मुझे सबको मुक्त करना है। रामू यामिनी को तसल्ली देकर तहखाने का मार्ग ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे छुपते छुपाते बहुत दूर तक चलने के बाद वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तहखाना कहाँ हो सकता है। उसे भूख भी लगी होती है। वो देखता है कि पेड़ पर कुछ फल लगे हुए हैं। जो वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए पैर रखता है, तो जमीन के नीचे तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और रामू खुश होकर तहखाने के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये है वो तहखाना। यहाँ तो बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। यहाँ तो कितने सारे बक्से भी रखे हुए हैं। अब इन सब में वो बक्सा कहाँ ढूंढूं? हाँ, सभी बक्सों को एक बार ध्यान से देखता हूँ। लतिका ने कहा था कि वो बक्सा हर बार अपनी जगह बदल लेता है। इन बक्सों में से जो भी बक्सा अपनी जगह बदलेगा, वही जादुई बक्सा होगा। ये सोचकर रामू ध्यान से सभी बक्सों की देखने लगता है। तभी एक चमकने वाला बक्सा अपनी जगह बदल देता है। अच्छा, तो ये है वो जादुई बक्सा। कितना चमक रहा है। अभी इसे पकड़कर खोलता हूँ। रामू बक्से को पकड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही रामू बक्से को हाथ लगाता, बक्सा उसके हाथ से छूटकर अपनी जगह बदल देता। बहुत देर तक ऐसा ही होने के बाद, नहीं, इस बक्से को ऐसे पकड़ना आसान नहीं, कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। फिर रामू वहीं पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठाता है और एक रस्सी से उस पत्थर को बांध देता है। फिर रामू उस रस्सी को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। गोल गोल घूमने की वजह से पत्थर उस बक्से को लगता है और बक्सा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। चलो, ये तो खुल गया। अब अंगूठी निकाल लेता हूँ। चलो, ये तो खुल गया। अब अंगूठी निकाल लेता हूँ। रामू उस बक्से से अंगूठी निकालकर उसे पत्थर से तोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही परी रानी की शक्तियाँ कम होने लगती है और यामिनी कारागार से मुक्त हो जाती है। सभी दासियां को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिलती है। लगता है रामू अपने कार्य में सफल हो गया है। अब उस परी रानी की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। इधर परी रानी की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और बाकी सब परियां रानी के सामने सख्त होकर खड़ी हो जाती हैं। अब तुम्हारी शक्तियाँ हमसे कम हो गई है रानी परी, इसलिए अब हम सब तुम्हें अपनी रानी नहीं मानते। लतिका और बाकी परियां यामिनी का समर्थन करती हैं। फिर सभी परियां यामिनी को रानी बनाने की मांग करती हैं, लेकिन यामिनी मना कर देती है और लतिका को रानी बनाती है। फिर लतिका पहले की रानी परी को कारागार में डाल देती है। यामिनी अपनी सभी शक्तियों का त्याग करके रामू के साथ सदा के लिए पृथ्वी लोक पर आकर उससे विवाह कर लेती है।
दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।